हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए हमारे लाइफ में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि आपको पता है कि अब हमारे जो है शिक्षा चयन आयोग का गठन भी हो चुका है, उनके सदस्यों की नियुक्ति भी हो चुकी है तथा आगामी आने वाले 2 से 4 महीनों में हमारा टीजीटी पीजीटी का एग्जाम और नेट का एग्जाम हो ही जाना है। साथ ही लगा हुआ हमारा डीएसएसबी का एग्जाम है बेटा। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमें निरंतर अपने प्रैक्टिस सेशन को बनाए रखना है। इसके साथ साथ जितने भी पढ़ाई हम लोगों ने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में की उसको, तथा जो मैं आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करवाऊंगी वो सभी क्लासेस क्या करनी है, हमें एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है। रिवाइज करने से फायदा क्या होगा, जो चीजें अभी हम लोग 1.5-2 साल से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जो भी अभी तक आप भूल चुके हैं या जो हम लोगों ने नई नई स्कीम में जो जितना भी एड ऑन किया गया है उन सब चीजों को जो हम लोगों ने पढ़ा है उनको एक बार फिर से हम जो है रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज करने से वो चीजें आपके एग्जाम में जब आप देखोगे तो आपको भूलेंगे नहीं, ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ पढ़ा हुआ था लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो करना क्या है बेटा, हमें बस 2-3-4 महीनों के लिए लग जाना है। लग करके अपने आगामी आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए एक बार अच्छे तरीके से लग करके रिवीजन क्लासेस कर लेनी है, रिवीजन कर लेना है। रिवीजन करने के बाद हम अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर पाएंगे, ताकि आने वाला जो परिणाम रहे वो हमारे भविष्य को निर्धारित कर दे कि हमारा भविष्य उस परिणाम के बेस पे किस प्रकार से उज्जवल हो पाएगा। ठीक है, तो आज उसी प्रैक्टिस सेशन की क्लासेस में आज आइए हम और आप मिल करके आज के पहले प्रश्न को आरंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि चल शिशु गृह, ठीक कौन सा बेटा कहेंगे, चल शिशु गृह अथवा मोबाइल क्रेच होम की स्थापना किसके द्वारा की गई। ठीक, चल शिशु गृह अथवा मोबाइल क्रेच होम की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये हमारा क्वेश्चन है। हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन जो हमारा है वो कह रहा है श्रीमती ताराबाई मोदक, दूसरा है मीरा महादेवन, तीसरा है फ्रोबेल और चौथा है मारिया मॉन्टेसरी। आप लोगों ने बाल विकास में इन सबका नाम सुना होगा, जितने भी आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं, जितने भी नाम दिए गए हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन कंफ्यूजन ये हो जाता है कि लोगों के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए। ठीक है, उसी में से काम क्या है, चल शिशु गृह या मोबाइल क्रेच होम की स्थापना। ठीक बेटा, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये मोबाइल क्रेच होम होता क्या है। ठीक है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने से पूर्व यदि हम उसके बारे में विस्तृत नॉलेज रखते हैं तो हमारे जो पढ़ने की चीजें होती हैं वो क्या हो जाती है बेटा, इजी हो जाती हैं। तो कह रहा है कि मोबाइल क्रेच होम जो होता है उसका मतलब क्या है। तो बेटा मोबाइल क्रेच होम जो होता है ना, वो क्या होता है, उसमें जो कार्य करने वाली महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं, ठीक, कामकाजी जो महिलाएं हमारी होती हैं, कामकाजी महिलाएं अपने बालकों को छोड़ करके कार्यस्थल पर, ठीक है, कामकाजी महिलाओं के लिए बालकों को छोड़कर उनके कार्यस्थल पर जाने के लिए एक संस्था बनाई गई। संस्था कह सकते हो, ये चलती फिरती संस्था कह सकते हो, ठीक, जो किसके लिए थी, जो नवजात शिशुओं के लिए थी, या कह सकते हैं 2 से 6 महीने की शिशुओं के लिए थी, ताकि उनकी माताएं काम पर जा सके। ठीक, काम पर जब वो जाए तो उनके बालकों का जो देखभाल है या उनके बालकों का जो पालन पोषण का उत्तरदायित्व है वो चल शिशु गृह में जो मेंबर होते हैं उनको सौंप दिया जाता है, और वो अपने कार्यस्थल पर कार्य करने हेतु चली जाती हैं। तथा जब वो वापस आती हैं तो क्या होता है, वो अपने बालकों को लेकर के अपने घर चली जाती हैं। तो कामकाजी महिलाओं के लिए उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए चल शिशु गृह की स्थापना की गई। बात करते हैं कि इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई। तो चल शिशु गृह की स्थापना जो बेटा की गई थी वो मीरा महादेवन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा कहेंगे मैम, मीरा महादेवन के द्वारा चल शिशु गृह की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन बन सकता है कब की गई थी, तो कहेंगे बेटा 1969 में मीरा महादेवन ने क्या किया था, चल शिशु गृह, प्रथम चल शिशु गृह या कह सकते हैं मोबाइल क्रेच होम की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, आपको पता है
कि किंडरगार्टन फ्रोवेल, है ना, किंडरगार्टन ने क्या किया था, कहेंगे किंडरगार्टन के बारे में बताने वाले कौन है, तो कहेंगे फ्रोवेल महोदय है। ठीक बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बालवाड़ी की स्थापना कहाँ की गई। ठीक है, प्रथम बालवाड़ी की स्थापना कहाँ प्रारंभ की गई, कहाँ शुरुआत प्रथम बालवाड़ी की गई, ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रथम बालवाड़ी पहले जानते हैं बालवाड़ी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, बालक का, बाल का अर्थ होता है जो है बालक, वाड़ी का अर्थ क्या होता है, कहेंगे बगीचा। ठीक है, क्या होता है, कहेंगे बगीचा। ये क्वेश्चन सी टेट में और टेट में बहुत पूछा जाता है। तो बालकों का बगीचा जैसी कोई संस्था या बालकों के बगीचा जैसा कोई क्रेज अगर शुरू किया गया तो कहाँ शुरू किया गया, तो कहेंगे सबसे पहली बार बोर्दी। बोर्दी कहाँ पर है, कहेंगे मैम महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के बोर्दी जिले में सबसे पहली बार 1949 को 1945 को सबसे पहली बार ताराबाई मोदक, किसके द्वारा, कहेंगे मैम ताराबाई मोदक के द्वारा इसकी स्थापना की गई, या इसको सबसे पहली बार 1945 में ताराबाई मोदक के द्वारा महाराष्ट्र के बोर्दी जिले में प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है CSWB की स्थापना किसके द्वारा की गई। ठीक है बेटा, CSWB की स्थापना किसके द्वारा की गई, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या बताएंगे कि CSWB की जो अध्यक्षता, CSWB की स्थापना किनकी अध्यक्षता में की गई है। पहला ऑप्शन है गिजू भाई दुर्गा, दूसरा है दुर्गाबाई देशमुख, तीसरा है ताराबाई मोदक और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है बेटा, तो पहले हम जान लेते हैं CSWB है क्या। ठीक है, CSWB का जो पूरा नाम है बेटा वो क्या है, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। ठीक है, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड इसका पूरा नाम है। कार्य क्या करती है, तो कहेंगे जो ये कार्य करती है ये छोटे बच्चों के लिए कार्य करने वाली एक सामाजिक संस्था है। ठीक, सामाजिक संस्था में कहेंगे एक वेलफेयर बोर्ड है जो छोटे बालकों के लिए कार्य करता है। इसकी जो स्थापना की गई थी बेटा, या इसकी जो स्थापना की गई वो किसकी अध्यक्षता में की गई, तो कहेंगे दुर्गाबाई देशमुख के अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो कहेंगे 1933 में। कब की गई बेटा, कहेंगे मैम 1933 में दुर्गाबाई देशमुख के द्वारा इसकी स्थापना, या दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेढंगी उम्र किसे कहा जाता है। 4 उम्र का पड़ाव आपके सामने दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि बेढंगी उम्र किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है पूर्व किशोरावस्था, दूसरा ऑप्शन है उत्तर किशोरावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था और चौथा ऑप्शन हमारे और आपके सामने है वयस्कावस्था। ठीक है बेटा, तो बेढंगी उम्र का मतलब ये होता है जिसमें यदि आप कहो भी बच्चों से कोई कार्य तो बालक उससे क्या करता है, इग्नोर करता है। तो बेढंगी उम्र का जो बेढंगी उम्र किसे कहा जाता है, तो कहेंगे मैम पूर्व किशोरावस्था को कहा जाता है। इस प्रकार से आप ये भी कह सकते हो कि मैम उत्तर किशोरावस्था क्यों नहीं कहेंगे, तो बेटा उत्तर किशोरावस्था को इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि उत्तर किशोरावस्था तक बालक जो होता है उसके अंदर सामाजिकता का विकास हो जाता है। बालक कैसा हो जाता है, कहेंगे मैम बालक सामाजिक हो जाता है, बालक के अंदर थोड़ा बहुत सामाजिकता का धीरे धीरे ग्रो अप होना प्रारंभ हो जाता है। तो बेढंगी उम्र कौन सा बेटा, तो कहेंगे मैम बेढंगी उम्र पूर्व किशोरावस्था को कहा जाता है। आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्रोध का संवेग कब विकसित होता है। ठीक है बेटा, क्रोध का संवेग, क्रोध एक संवेग है, एक नकारात्मक संवेग है। आप और हम जानते हैं कि क्रोध क्या है, कहेंगे मैम क्रोध एक नकारात्मक संवेग है। क्या है, नकारात्मक संवेग होता है क्रोध। ठीक है, नकारात्मक संवेग होता है। ये विकसित कब होता है, पहला ऑप्शन है 7वें माह में, दूसरा है 5वां माह, तीसरा है 1 साल और चौथा ऑप्शन अपने पास क्या है
कि ये चौथे माह में, ठीक है बेटा। तो क्रोध का जो संवेग होता है वो छठवें माह के अंत में, कब? छठवें माह के अंत में दुख के संवेग के साथ, किसके साथ कहेंगे मैम? दुख के संवेग के साथ विकसित होता है। ठीक, इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन है उसमें 6 का कहीं पर वर्णन नहीं लिखा गया है, तो 7वें माह के प्रारंभ में इसको मान लिया जाएगा, क्योंकि 6वें माह के अंत में ये प्रारंभ होता है और 7वें माह तक पूर्ण विकसित हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बखिया कितने धागों से बनता है। ये टेक्सटाइल से लिया गया क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है कि जो बखिया टाका होता है वो कितने धागों से निर्मित होता है। ठीक है बेटा, तो जो बखिया टाका होता है वो कितने धागों से? कहेंगे मैम जो बखिया टाका होता है वो 2 धागों से निर्मित होता है। और बखिया क्या है? बखिया जो है हमारे टेक्सटाइल में प्रयोग होने वाला एक प्रकार का टाका है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिप्रेरणा के तत्व कौन से हैं? ठीक है, अभिप्रेरणा क्या है? कहेंगे मैम मोटिवेशन। मोटिवेशन अर्थात ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? तो कहेंगे मैम बाल विकास का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कह रहा है कि अभिप्रेरणा के कौन से तत्व होते हैं। अभिप्रेरणा या प्रेरणा जिसको हम लोग कहते हैं, ये किसी भी कार्यों को करने के लिए क्या करती है? हमें स्टिमुलेट करती है, हमें उत्प्रेरित करती है। तो अभिप्रेरणा के लिए सबसे पहला जो तत्व होगा बेटा वो हमारी बेसिक नीड होती है, जिसको हम रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं। ठीक है, तो अभिप्रेरणा के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या? सबसे पहला तत्व कौन सा होगा? कहेंगे मैम आवश्यकता होगा। दूसरा, जब हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं तो जो हमारे लक्ष्य होते हैं, ठीक है, लक्ष्य जो हमारे होते हैं उनके लिए हम अभिप्रेरित होते हैं तथा उनको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। जब हमारे लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं हमें, तो लक्ष्य प्राप्त होने के बाद हम उत्साह से भर जाते हैं तथा उस उत्साह के कारण क्या होता है? उस उत्साह से हम क्या करते हैं? कुछ अन्य जरूरी या कुछ कह सकते हैं जो हमने कभी भी गोल को स्थापित नहीं किया था, अर्थात हम नए नए गोल को, नए नए लक्ष्यों को बनाते हैं। तो इस प्रकार से अभिप्रेरणा के तत्वों में आवश्यकता, लक्ष्य, उत्साह आदि सभी तत्वों को शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, कौन कौन से तत्व? कहेंगे मैम आवश्यकता भी है, लक्ष्य भी है और उत्साह भी है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो डी वाला ऑप्शन सभी वाला है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रसार शिक्षा से लिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है फोल्डर्स में कितने पेज लिखित सामग्रियां होती हैं। ठीक है, फोल्डर्स क्या होता है? तो आप बताओगे कि मैम जो फोल्डर्स होता है वो क्या कहता है? संचार की सामग्री होती है। ठीक है, संचार की क्या होती है? कहेंगे मैम सामग्री होती है संचार की। जिस प्रकार से हमने आपको पिछले वीडियो में लिफलेट, पंपलेट और जो है इन सब चीजों के बारे में बताया था। ठीक, लिफलेट था, पंपलेट था, ठीक, इन सब के बारे में हमने आपको बता दिया था। उसी प्रकार से फोल्डर्स भी होते हैं। तो फोल्डर्स में कितने पेज होते हैं? फोल्डर्स में बेटा 2 से 4 पेज लिखित होता है। ठीक है, 2 से 4 पेज लिखित होता है, अर्थात कह सकते हो कि जो फोल्डर्स होते हैं वो संक्षिप्त जानकारी देने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसार शिक्षा में प्रयोग होने वाला 4H का अंग नहीं है। ठीक है, प्रसार शिक्षा में जो 4H उपयोग में लाया जाता है उस H का कौन सा अंग नहीं है? पहला है हेड, दूसरा है हार्ट, तीसरा है हैंड और चौथा है हेड। ठीक बेटा, तो पहले जान लेते हैं कि ये 4H का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो 4H का जो प्रयोग होता है बेटा वो कहाँ होता है? संचार में होता है। कहाँ पर? कहेंगे संचार में 4H का उपयोग किया जाता है। उन 4H में पहला जो H होता है वो क्या होता है? हेड होता है। दूसरा जो H होता है उसे हम हृदय या हार्ट कहते हैं तथा तीसरा जो हमारा H होता है उसको हम हैंड कहते हैं और चौथा जो हमारा H होता है उसको हम हेल्थ कहते हैं। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा में उपयोग होने वाला जो 4H का अंग नहीं है वो हैव नहीं है। बाकी जो 4 है हेड है, हार्ट है, हैंड और
हेल्थ, ये चार क्या है, प्रसार शिक्षा में उपयोग होने वाले 4H का अंग माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सल्फर युक्त अमीनो एसिड कौन सा नहीं है, अर्थात आपके सामने कुछ अमीनो एसिड के नाम दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर नहीं पाया जाता है। पहला है मिथियोनिन, दूसरा है ट्रिप्टोफैन, तीसरा है लाइसिन और चौथा है ल्यूसिन। ठीक बेटा, तो सल्फर क्या है, कहेंगे मैम सल्फर एक प्रकार का खनिज लवण होता है। ठीक, तो सल्फर युक्त अमीनो एसिड जो प्रमुख अमीनो एसिड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कहेंगे मैम मिथियोनिन होता है तथा सिस्टीन होता है। कौन सा होता है बेटा, कहेंगे मैम मिथियोनिन और सिस्टीन जो अमीनो अम्ल होता है वो सल्फर युक्त अमीनो एसिड माने जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू को प्रदर्शित करता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारी प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का बायोलॉजिकल वैल्यू को डिफाइन करने वाला शब्द या डिफाइन करने वाला ऑप्शन कौन सा है। पहला ऑप्शन आपके सामने है कि ली गई प्रोटीन की कुल मात्रा, यानी कि जितना टोटल हमने प्रोटीन क्या किया है, कंज्यूम किया है, उस प्रोटीन की टोटल मात्रा, कुल मात्रा क्या करेगी, बायोलॉजिकल वैल्यू को प्रदर्शित करेगी। दूसरा है अवशोषित अमीनो एसिड की कुल मात्रा, यानी कि जितना हमने अभी तक प्रोटीन लिया है उस प्रोटीन का कितना प्रतिशत भाग अवशोषित हुआ है, ये वाली मात्रा। दूसरा है अवशोषित नाइट्रोजन की मात्रा, अर्थात सभी। चौथा है, तो इस प्रकार से बेटा जो इसका राइट ऑप्शन होगा ना, प्रोटीन वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो हम प्रोटीन वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले शरीर के द्वारा अवशोषित नाइट्रोजन की, ठीक है, अवशोषित नाइट्रोजन की कुल मात्रा को ज्ञात किया जाता है। ठीक, जितनी हमने प्रोटीन इंटेक की उस प्रोटीन, वो मायने नहीं रखता हमने कितना लिया है, कितना इंटेक किया, मायने क्या रखता है, उसके द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन की कुल मात्रा या नाइट्रोजन की जितनी भी मात्रा होगी उससे प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू या बायोलॉजिकल मूल्य निकाला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन रिटेंशन में कौन सा पदार्थ रोक दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी प्रोटीन से लिया गया है और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि जो नाइट्रोजन रिटेंशन होता है उसमें कौन से पदार्थ को रोक दिया जाता है। ठीक बेटा, तो नाइट्रोजन रिटेंशन वैल्यू जो होती है, नाइट्रोजन रिटेंशन जो मूल्य होता है उसे निकालने के लिए हम अपने पेशेंट को क्या देते हैं, तो कहेंगे मैम कार्बोहाइड्रेट देते हैं, फैट देते हैं, विटामिन देते हैं तथा क्या देते हैं, कहेंगे मैम मिनरल देते हैं। ठीक है, क्या कह देंगे, कहेंगे मैम फैट देंगे, कार्बोहाइड्रेट देंगे, विटामिन देंगे, मिनरल देंगे, लेकिन प्रोटीन को रोक दिया जाता है। ठीक है, प्रोटीन को रोक करके शरीर के द्वारा उत्पादित कुल नाइट्रोजन की वैल्यू को प्रदर्शित किया जाता है, जो नाइट्रोजन की वैल्यू हमें अन्य पदार्थों से प्राप्त हुई है, ना कि हमारे द्वारा इंटेक की गई प्रोटीन से प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, कहेंगे मैम प्रोटीन को रोक दिया जाता है, बाकी सारे पदार्थों को या सारे न्यूट्रिशन तत्वों को दिया जाता है। अगला है जो गर्भपात प्रोजेस्टेरोन के कमी के कारण होता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, पहला है पूर्ण गर्भपात, दूसरा है प्रेरित गर्भपात, तीसरा है आयतन गर्भपात और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है बेटा, प्रोजेस्टेरोन क्या है, तो कहेंगे मैम ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला एक प्रकार का जो है हार्मोन्स होता है। कैसा हार्मोन्स है, तो कहेंगे रिप्रोडक्टिंग हार्मोन है। कैसा है, कहेंगे रिप्रोडक्टिंग हार्मोन्स होता है। क्यों, क्योंकि ये हमारे प्रजनन को बनाए रखने में या हमारे जनन को बनाए रखने में क्या करता है, जो है प्रतिभाग करता है। अर्थात जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है, तो इम्प्लांटेशन के बाद वो जो फिटस इम्पैक्ट हुआ है ओवरी से वो बना रहे, उसके लिए कौन वर्क करता है, प्रोजेस्टेरोन वर्क करता है। तो यदि किसी महिला को क्या हो जा रहा है, अबॉर्शन हो जा रहा है,
गर्भपात हो जा रहा है और किसके कारण हो रहा है, उसके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो रही है, तो उस प्रकार के गर्भपात को क्या कहा जाएगा। पहला है पूर्ण गर्भपात, दूसरा है प्रेरित गर्भपात और तीसरा है आदतन गर्भपात और चौथा है कोई नहीं। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार के गर्भपात को प्रेरित गर्भपात कहा, इस प्रकार के गर्भपात को आदतन गर्भपात कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी की हैबिट हो चुकी होती है कि जब हमारे अंदर प्रोजेस्टेरॉन की कमी होगी तो क्या होगा, वो मिसकैरेज कर देगी, अर्थात जो इम्पैक्ट हुआ शिशु है या इम्पैक्ट हुआ फीटस उसको बाहर मूव कर देगी। ठीक है, प्रेरित गर्भपात कौन सा होता है, जब हम किसी व्यक्ति के कारण या व्यक्ति के दबाव के कारण रोपित गर्भ को बाहर निकाल देते हैं तो उसे प्रेरित गर्भपात कहा जाता है। और प्रेरित गर्भपात ऐसा गर्भपात होता है जो कानूनी रूप से कैसा है, कानूनी रूप से अवैध होता है। ठीक है, कानूनी मान्यता इसको प्राप्त नहीं है। तो आदतन गर्भपात ऐसा गर्भपात है जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की कमी के कारण देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली के दूध से बने दही में कितनी मात्रा प्रोटीन की होती है। ठीक है, यानी कि जो मूंगफली का दूध होता है उससे यदि दही बनाया जा रहा है तो कितनी मात्रा में प्रोटीन की प्राप्ति होगी। ठीक है बेटा, कितनी मात्रा में प्रोटीन की प्राप्ति होगी। सबसे पहले जान लीजिए, मूंगफली के दूध का उपयोग कुपोषण को रोकने के लिए, किसके कहेंगे, बढ़ते कुपोषण को रोकने के लिए मूंगफली के दूध से दही, दूध से पनीर या दूध से अन्य व्यंजन बना करके प्रोटीन की कमी के कारण जो कुपोषण बढ़ता है उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो यदि हम मूंगफली के दूध से दही बनाए, ठीक, देखो बेटा यहाँ पर मात्रा नहीं लिखी गई है, तो जब कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए जहां मात्रा ना लिखी रहे वहां हमेशा 100 ग्राम अर्थात 100 ग्राम को मान लिया जाता है। तो 100 ग्राम मूंगफली के दूध से पूछे या मूंगफली के दूध से पूछे, जब कोई मात्रा ना लिखी रहे तो कितना कहेंगे मैम, 100 ग्राम मूंगफली के दूध से 30 ग्राम प्रोटीन की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंकुरण के समय बीजों में कौन सी रासायनिक क्रिया होती है। अर्थात जब हमारे सीड्स में जर्मिनेशन प्रोसेस होता है, क्या होता है कहेंगे मैम, जब जर्मिनेशन होता है तो जर्मिनेशन के दौरान उन बीजों में कौन सी रासायनिक प्रक्रिया होती है। पहला है हाइड्रोलिसिस, दूसरा है अपचयन को कहते हैं ब्रेक डाउन या ब्रेकिंग करना, है ना, ब्रेक डाउन। अगला है संश्लेषण अर्थात सिंथेसिस और चौथा ऑप्शन है डी अर्थात सभी। ठीक है, तो जब जर्मिनेशन होता है बीजों में तो जर्मिनेशन के लिए हाइड्रोलिसिस भी होगी, अपचयन यानी कि ब्रेक डाउन भी होते हैं तथा सिंथेसिस नामक सभी प्रक्रियाएं प्रतिभाग करती हैं तथा जर्मिनेशन के लिए तापमान, ठीक, तापमान, पीएच तथा नमी, इन सब का क्या होता है, इन सब की अहम भूमिका होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोज्य में या भोजन में विषाक्तता उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया के समूह आपके सामने दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि बैक्टीरिया का कौन सा समूह है जो फूड में टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। पहला है साल्मोनेला समूह, दूसरा है स्टेफिलोकोकाई समूह, तीसरा है क्लोस्ट्रिडियम बेल्काई समूह, चौथा है सभी। ठीक है बेटा, तो भोजन में विषाक्तता जो बैक्टीरिया समूह के कारण होती है वो किसके कारण होगी कहेंगे मैम, स्टेफिलोकोकस समूह, साल्मोनेला समूह, क्लोस्ट्रिडियम बेल्काई समूह, अर्थात इन तीनों समूहों के कारण हमारे भोजन में भोज्य विषाक्तता उत्पन्न हो सकती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेफ्रोकेलासिनोसिस का कारण क्या है। ठीक है, पहला है कैल्शियम ऑक्जेलेट, दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा है सिस्टीन और चौथा है सही। ठीक है, तो नेफ्रोकेलासिनोसिस क्या होता है पहले यही हम जान लेते हैं।
ठीक है बेटा। तो नेफ्रोकैलासिनोसिस को हम गुर्दे की पथरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुर्दे की पथरी, या कहेंगे मैम किडनी की पथरी, अथवा मूत्र मार्ग में पथरी। ठीक है, मूत्र मार्ग में जब पथरी अर्थात स्टोन्स हो जाते हैं तो उस कंडीशन को नेफ्रोकैलासिनोसिस कहा जाता है। नेफ्रो शब्द का इस्तेमाल क्या है मैडम? तो कहेंगे नेफ्रो का तात्पर्य नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है मैडम? तो कहेंगे नेफ्रॉन किडनी की एक सूक्ष्म इकाई है। ठीक है, किडनी की सूक्ष्म इकाई कार्य क्या करती है मैडम? कहेंगे ये हमारे शरीर में फिल्टर करने का कार्य करती है, फिल्ट्रेशन का वर्क करती है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि हमारे जो मूत्राशय में पथरी होती है, मूत्र मार्ग में पथरी हो रही है, जो हमारे किडनी में पथरी हो रही है, उसका रीजन कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिस्टीन आदि सभी तत्व हैं। ठीक है बेटा, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 ग्राम तिल में कितना आयरन या कितना लोहा पाया जाता है। आपको पता है कि जो हमारा तिल होता है, जो सीरियल्स का एक भाग है, अनाजों का भाग माना जाता है, तो उसमें जो तिल होता है वो कैल्शियम और आयरन रिच होता है। तो उसमें पूछा जा रहा है कि 100 ग्राम तिल की यदि मात्रा है तो उसमें आयरन की मात्रा कितनी होगी। तो बेटा जो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 10.5 ग्राम लगभग उसमें आयरन की मात्रा देखी जाती है। ठीक है, 10.5 ग्राम आयरन की मात्रा देखी जाती है। अगला है नीम के द्वारा तैयार पूरक भोज्य पदार्थ में कितनी प्रोटीन पाई जाती है? पहला है 12.5%, दूसरा है 14.5%, तीसरा है 15% और चौथा ऑप्शन क्या हमारे सामने 12%। ठीक है बेटा, तो नीम क्या है? तो कहेंगे मैम नीम एक ऐसी संस्था है, नीम एक ऐसी संस्था है जो बालकों के लिए सप्लीमेंट्री फूड तैयार करती। क्या तैयार करती है? कहेंगे पूरक आहार या सप्लीमेंट्री फूड तैयार करती है। ठीक, इसका पूरा नाम क्या है? तो कहेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इसका पूरा नाम है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कहेंगे मैम हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ पर है? हैदराबाद में है। तो ये क्या करता है? बालकों के लिए सप्लीमेंट्री फूड तैयार करता है। तो इसके द्वारा जो तैयार पूरक भोज्य पदार्थ या सप्लीमेंट्री फूड होते हैं उसमें 12.5% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फैशन की सर्वप्रथम पत्रिका कहाँ तथा कब प्रकाशित की गई? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है जर्मनी 1586, दूसरा ऑप्शन हमारे सामने क्या है? दूसरा हमारे सामने है कि मुंबई 1590, तीसरा है पेरिस 1688 और चौथा है लंदन 1255। ठीक है, तो फैशन की सर्वप्रथम पत्रिका कब? कहेंगे मैम फैशन की सर्वप्रथम पत्रिका जर्मनी में 1586 को। कब? कहेंगे मैम जर्मनी में 1586 में प्रकाशित की गई। किस नाम से की गई? तो कहेंगे मैम कि यह है फ्रेंच। ठीक है, फ्रैंकफर्ट। ठीक, फ्रैंकफर्ट नाम से इसको प्रकाशित किया गया 1586 में। कहां पर? जर्मनी में। तथा ये जो प्रकाशन हुआ था, इस प्रकाशन के बाद जो डिजाइनर कपड़े बनाए गए उसका उपयोग गुड़ियों पर हुआ, अर्थात डॉल पर किया गया। ठीक है, उसका उपयोग कहां पर किया गया? गुड़िया अथवा डॉल पर इसका उपयोग किया गया। फ्रैंकफर्ट नाम से बनाया गया था और इसका जो प्रकाशन किया गया था वो जर्मनी में 1586 को किया गया था। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस फैशन डिजाइनर ने अपने वस्त्रों पर राजस्थानी कला को स्थान दिया? ठीक है, आपको पता है कि हमारे वैश्विक स्तर पर भारत के तथा जो हमारे विदेशी भी कुछ ऐसे फैशन डिजाइनर हैं जिन्होंने अपना परचम लहराया है। कुछ नाम है रोहित बल, मनीष मल्होत्रा, जे वलाया और निखिल मेहरा। 4 नाम आपके सामने हैं और उससे पूछा जा रहा है कि इनमें से
कि कौन से ऐसा फैशन डिजाइनर है जिन्होंने क्या किया है, राजस्थानी कढ़ाई को अपने कपड़े पर स्थान दिया है। तो बेटा ऐसे फैशन डिजाइनर का नाम जो है उनका नाम क्या है, जे जे वलाया। ठीक है, जे जे वलाया महोदय ने या सर ने क्या कहा था, इन्होंने अपने प्रथम कपड़े पर, ठीक है, प्रथम कपड़े पर या कह सकते हैं अपने कपड़ों पर राजस्थानी कढ़ाई को वैल्यू दी या राजस्थानी कढ़ाई को स्थान दिया, क्योंकि इनका जो जन्म स्थल है वो जोधपुर है। कहाँ पर है, कहेंगे मैम, जोधपुर में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने क्या किया है, राजस्थानी कढ़ाई को जो है अपने डिजाइनर कपड़ों पर स्थान दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पायल बुनाई में कितने धागे एक साथ चलते हैं। पायल बुनाई में कितने धागे एक साथ चलते हैं। ठीक है बेटा, 2 धागे, 3 धागे, 4 धागे, 6 धागे। तो जो पायल वीव होती है, पायल वीव, अनकट पायल, कट पायल, है ना, आदि प्रकारों की होती है। तो पायल वीव में 3 धागे होते हैं। कितने धागे, कहेंगे मैम 2 आधारीय धागा तथा तीसरा जो होता है वो सहायक धागा होता है। तो पायल वीव में 3 धागे एक साथ चलते हैं। ठीक है, एक साथ चलते हैं। जो 2 धागा होता है उसे आधारीय धागा कहा जाता है। ठीक है, 2 धागे क्या कहा जाएगा, कहेंगे मैम 2 धागे को आधारीय धागा कहा जाता है, जबकि जो तीसरा धागा होता है उसे सहायक धागा कहा जाता है। ठीक, 2 धागे को क्या कहेंगे मैम, 2 धागे को आधारीय धागा, जबकि तीसरे धागे को सहायक धागा कहा जाता है। चौथे क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या होता है। क्रियात्मक विकास क्या होता है, ये मैंने पहले वीडियो में भी बता चुके हैं आपको। तो जो क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है उसका मतलब है मांसपेशियों पर भी बच्चा नियंत्रण सीख जाता है, मांसपेशियों का संयोजन सीख जाता है, कोऑर्डिनेशन सीख जाता है और मांसपेशियों का एकीकरण भी सीख जाता है। अर्थात जो क्रियात्मक विकास होता है बेटा, उस क्रियात्मक विकास में बालक अपने मांसपेशियों पर नियंत्रण, संयोजन और एकीकरण सभी क्रियाओं को सीख जाता है। अर्थात इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो सभी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश डाइट कब दिया जाता है। ठीक है, उच्च रक्तचाप में, मधुमेह में, मोटापा में, कार्डियक रोग में। ये थेरेपेटिक न्यूट्रिशन से लिया गया क्वेश्चन है। इसमें आपने पढ़ा होगा कि थेरेपेटिक न्यूट्रिशन में बहुत सारे डाइट दिए जाते हैं अलग अलग रोगियों को, उनके रोग का उपचारात्मक जो है उपचारात्मक या जो है उपचारात्मक पोषण के लिए क्या किया जाता है, डाइट दी जाती है। उस डाइट में जो डैश डाइट है वो किसके लिए, तो कहेंगे मैम डैश डाइट हमेशा जो होती है वो उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए दी जाती है। किसके लिए, कहेंगे उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए दी जाती है, क्योंकि डैश डाइट का जो पूरा नाम होता है वो क्या है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ठीक है, डैश डाइट का पूरा नाम क्या है मैम, डैश डाइट का पूरा नाम है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, इसीलिए यह उच्च रक्तचाप में दी जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कपड़े को 45 डिग्री के कोण पर काट दिया जाता है तो क्या कहलाता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है ये टेक्सटाइल में जब कपड़ा हमारे कपड़े की कटिंग होती है तो एंगल पे कपड़ा काटा जाता है। यदि 45 डिग्री के एंगल पे कपड़ा काटा जाता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे बायस कहते हैं। और जब कपड़ा हमारा 90 डिग्री के एंगल पर कटता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ग्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो कहेंगे 45 डिग्री पे कटा है तो बायस है और 90 डिग्री पे कटा है तो फिर वो क्या है, ग्रेन माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर प्रसार शिक्षा के जनक माने जाते हैं जेपी लिगन, के एन सिंह,
लॉसवेल, जेम्स स्टुअर्ट। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर ग्लोबल लेवल पर कौन एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर माने जाते हैं। तो ग्लोबल लेवल पर एक्सटेंशन एजुकेशन का जो फादर है, जो जिन्हें माना जाता है, वो कौन है? जेपी लिगन्स महोदय हैं। जबकि जो डॉक्टर के एन सिंह है, इन्हें भारत में प्रसार शिक्षा का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारत में प्रसार शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो कहेगा डॉक्टर के एन सिंह को। जबकि वैश्विक स्तर पर जेपी लिगन्स महोदय को प्रसार शिक्षा का जनक माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फैशन लाइफ साइकिल का अंतिम चरण है। ठीक है, फैशन लाइफ साइकिल क्या होती है? तो कहेंगे मैम फैशन में उपयोग की जाने वाली, अर्थात हमारा फैशन किस प्रकार से बढ़ रहा है और किस प्रकार से घट रहा है, तो उसके एक साइकिल है, एक चरण है। तो वो चरण का अंतिम चरण क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है बेटा, तो जो हमारी फैशन लाइफ साइकिल होती है कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनती है कर्व के रूप में। ठीक, पहला जो इसका फेज होता है वो कैसा होता है? कहेंगे मैं इसे इंट्रोडक्शन फेज कहा जाता है, इंट्रो फेज कहा जाता है। दूसरे फेज को यहाँ पर जो होगा उसे राइजिंग फेज कहा जाता है। तो जबकि तीसरा जो फेज होता है जो यहाँ पर होता है उसे पीक कहा जाता है। जबकि जो अगला फेज होता है जिसको हम चौथा फेज कहेंगे उसे डेक्लाइन कहा जाता है। जबकि जो पांचवा और अंतिम फेज होता है वो क्या होता है? एब्सोलेंस का होता है। ठीक है, किसका होगा? कहेंगे मैम एब्सोलेंस का होता है। अर्थात क्या होता है बेटा? यहाँ पर फैशन को अस्वीकृति मिल जाती है, कोई भी फैशन को स्वीकार नहीं करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है फैशन लाइफ साइकिल का अंतिम चरण कौन सा है बेटा? तो कहेंगे आउट ऑफ फैशन, अर्थात जब फैशन को अस्वीकृति प्रदान कर दी गई है, एक्सीलेंस कर दिया गया है, अस्वीकार कर दिया गया है, तो फैशन का अंतिम चरण इस प्रकार से क्या हो जाएगा? कहेंगे मैम फैशन का जो अंतिम चरण होगा वो क्या होगा? आउट ऑफ फैशन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन भी फैशन से ही लिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि फैशन लाइफ साइकिल को पूरा होने में कितना समय लगता है। ठीक है बेटा, तो हम आपको बता दें कि फैशन लाइफ साइकिल जिसका अभी हम लोगों ने अध्ययन किया है 5 फेजों में बटा हुआ है, उस फैशन लाइफ को एक चक्र पूरा करने में कितना समय? कहेंगे मैम एक चक्र पूरा करने में 20 वर्ष का समय लगता है। कितना? कहेंगे मैम 20 वर्ष का समय लगता है। और इन्हीं पुनः 20 वर्षों के बाद वही फैशन क्या होता है? लौट करके हमारे और आपके सामने आ जाता है। तो इस प्रकार से फैशन लाइफ साइकिल को पूरा होने में कितना वर्ष? कहेंगे मैम 20 वर्ष। ठीक है बेटा, तो आज के हमारे जो प्रश्नों की आज की हमारी श्रृंखला थी वो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे कल फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास को। अगर मेरी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।